हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस लॉज का चैप्टर फर्स्ट अंडर द सीए न्यू स्कीम इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सो इसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें गिवन है कि आपने कभी सोचा है कि आप लोग पढ़ते क्यों हैं, क्या हमें जरूरत है लॉ की। तो इसमें एक आ गया है कि अगर हमें अपना फुल फ्लेज सीए बनना है, आपको अगर अच्छे तरीके से सीए बनना है, अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करना है लीगल मैटर्स के संबंध में, तो आपको लॉ पढ़ना जरूरी है। सिर्फ आपको एग्जाम देने के लिए लॉ नहीं पढ़ना है, आपको लीगल मैटर्स को एडवाइस करने के लिए, अपने क्लाइंट्स को, मैनेजमेंट को और एक अच्छे से सीए बनने के लिए आपको लॉ पढ़ना जरूरी है। अब आगे एक आ गया है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े, मतलब पहले जैसे कि पहले हंटर गैदर सोसाइटी थी, उसके बाद हम लोगों ने खेती करना शुरू की, उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। अब हमारी सोसाइटी काफ़ी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो चुका है। इस जर्नी के दौरान हमें काफ़ी कुछ लॉज रेगुलेशन की जरूरत पड़ी है, ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि क्या सही है क्या गलत है, और अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे हम पनिश भी कर सके। अगर सबसे पुराने लॉ की बात करें तो वो है कोड ऑफ हामुराबी, जो कि लिखित रूप में सबसे पुराना लॉ है। इट इज नोन एज फॉर द ओल्डेस्ट लॉ इन रिटन फॉर्म। अब इसके बारे में दिया हुआ है, किंग हामुराबी रूल्ड बेबीलोन। ये कोई एक राज्य है जिसको उसने रूल किया है। कब से कब तक का? 1792 से लेकर 1758 बीसी तक का। उसने जो ये कोड है ये काफी बल्कि स्टोन स्लैब्स पर उसने छिदवा के लिखवाया, और उन्हें अपने जो शहर था, अपने जो राज्य था, उसके जो अलग अलग जगह थे उनके उसमें रखवाया, ताकि पब्लिक को भी इसके जो कोड्स है उसके बारे में नॉलेज हो सके। उसने जिसको भी अपॉइंट किया ये देखने के लिए कि पब्लिक उसे फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। In 450 BC, a set of laws was engraved on 12 bronze tablets in Rome, which is considered as first most detailed code of any of the civilization and called 12 tables. अब ये कहा गया कि 450 बीसी के अंदर एक लॉ का एक सेट को एनग्रेव करवाया गया था 12 ब्रोंज टैबलेट में, जो कि रोम के अंदर है, और जिसे सबसे पहला डिटेल्ड कोड माना गया है किसी भी सभ्यता का, जिसे हम कहते हैं 12 टैब्स, जिसे हम कहते हैं 12 टेबल्स। The purpose of these tables was to protect the rights of public and to provide remedy for wrongs. जो ये टेबल्स हैं उनका पर्पस था कि पब्लिक के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और गलत के लिए उन्हें पनिशमेंट देना। All the citizens of Rome were supposed to have the knowledge of these tables. Over the times, many amendments were done in these laws as per the requirements. अब बस इसमें ये कहा गया है कि जो रोम की जितने भी यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको कहा गया था कि आपको इनकी नॉलेज होना जरूरी है, और टाइम के जैसे जैसे टाइम होता बीतता गया, इन लॉज के काफ़ी अमेंडमेंट्स भी हुए, जो कि सभी रिक्वायरमेंट्स भी थे। अब हमने लॉ के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया है, पर लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि लॉ होता क्या है। So law is a set of obligations and duties imposed by the government for securing welfare and providing justice to society. तो ये कहा कि लॉ एक सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस है, ड्यूटीज है जो कि गवर्नमेंट ने हमारे पर इम्पोज किया है, ताकि हम लोगों के जो वेलफेयर उनको सिक्योर कर सके और जो सोसाइटी है उसे न्याय दिला सके। India's legal framework reflects the social, political, economic and cultural aspect of our vast and diversified country. जो हमारे इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क है वो रिफ्लेक्ट करता है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर वास्ट एंड डाइवर्सिफाइड कंट्री का। जो मतलब हमारी जो इतनी बड़ी कंट्री है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है ये। अब आती है बात कि लॉ तो है, इसके जो सोर्सेज है वो है क्या। इसके जो मेन सोर्सेज है वो है कॉन्स्टिट्यूशंस, स्टैट्यूट्स और लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट्स ऑफ द और द जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स, इन सम केसेस एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड यूसेजेस। मतलब क्या है कि जो हमारा जो लॉ है उसमें वो बना कैसे है। एक तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है,
जो हमारे स्टैच्यूज है, कुछ जो कोर्ट्स में जैसे केसेस हुए हैं, उनसे जो डिसीजन निकला है उनको भी हमने लॉ में ऐड किया हुआ है। अब जब आगे पढ़ेंगे आईसी जो 1872 है उससे आगे पढ़ेंगे भी। यू मस्ट बी अवेयर दैट इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब आगे इसमें बात कही गई है कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और वो सबको पता है। भी हमारा एक संविधान भी है जिसका जिसके अंदर हम अपने जो उन्हें हम इलेक्ट करते हैं कि हमें जो रिप्रेजेंट करेगा उन्हें हम इलेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे कुछ असेंबलीज भी है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी है। जो ये रिप्रेजेंटेटिव हमने इलेक्ट किए हैं ये हमारे लिए लॉज बनाते हैं, और कई केसेस में जो हमारी स्टेट असेंबलीज है वो भी लॉज बनाती है। सो अगर हम देखें तो हमारी लॉज बनाता कौन है? पार्लियामेंट। अब इसमें क्या है? द लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट में अप्लाई थ्रू आउट ऑल और अ पोर्शन ऑफ इंडिया, whereas the laws passed by state legislatures apply only within the borders of the states concerned. अब जैसे आपको पता है कि एक हमारे स्टेट के लिए भी उनका लेजिस्लेचर होता है और एक होता है हमारा पूरी इंडिया के लिए पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट जो लॉज बनाता है वो पूरी इंडिया के लिए बनाता है या उसके कुछ पोर्शन के लिए बनाता है, पर लेकिन जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है वो उनका स्टेट है, उन्हीं के अंदर ही वो अप्लाई होगा। अब आती है बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि पार्लियामेंट ऑफ यूके यानी इंग्लैंड अगर तो इसने पास किया था, और वो प्रीकर्सर है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट डिफाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल। जो यूके की जो पार्लियामेंट है उसने एक पास किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, वो एक इशारा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए। उसने कहा कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो एक रह कर, तो यूनिटी गवर्नमेंट नहीं, मतलब एक ही सरकार नहीं है, वो फेडरल गवर्नमेंट है। पावर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया सेंटर और स्टेट में ताकि कोई डिस्प्यूट्स ना हो सके। 1937 के अंदर फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया और इसके बाद जुरिस्डिक्शन हुआ एपेलेट के ऊपर, ओरिजिनल एडवाइजरी के ऊपर। पावर ऑफ एपेलेट जुरिस्डिक्शन एक्सटेंडेड टू सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। अब क्या हुआ? 1937 के अंदर एक फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ जिसमें कि एपेलेट का, ओरिजिनल का और एडवाइजरी का कहाँ का उनका क्या कहते हो उनका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक होगा। जो इसमें एपेलेट का है वो तो है सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए। जो एडवाइजरी का है वो होगा पावर्स टू फेडरल कोर्ट टू एडवाइज गवर्नर जनरल इन मैटर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। और जो हमारा फेडरल कोर्ट है वो ऑपरेट करेगा फॉर 12 साल एंड हियर जो पावर्स ऑफ एपेलेट जुरिस्डिक्शन है वो सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए है। जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो पावर्स ऑफ फेडरल कोर्ट टू एडवाइज गवर्नर जनरल इन मैटर्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अब क्या हुआ कि जो हमारा फेडरल कोर्ट है इसने ऑपरेट किया 12 साल के लिए और लगभग 151 केस यानी 151 केस इसने देखे। द फेडरल कोर्ट वॉज अपॉइंटेड बाय इंडियाज करेंट एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने जो है वर्क किया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 is the foremost law that deals with the framework with our democratic system, which our democratic system works। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा संविधान है 1950 सबसे पहला लॉ है जो कि डील करता है कि हमारा जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक सिस्टम काम कैसे करेगा। एंड अवर लॉज आर मेड फॉर द पीपल बाय द पीपल। और इसमें क्या होगा कि जो हमारे लॉज है वो लोगों ने बनाए हैं, लोगों के लिए बनाए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर एंड प्रोटेक्ट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। जो हमारा संविधान है वो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये भी बताता है कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है और हमारे पावर्स क्या है और गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ क्या है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की हकीकत ड्यूटीज़ क्या है, उनकी पावर्स क्या है। लॉज इन इंडिया इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर फॉर्मिंग अ हाइब्रिड लीगल सिस्टम। जो इंडिया के जो लॉज है वो आपस में जुड़े हुए हैं और एक हाइब्रिड लीगल सिस्टम को फॉर्म करते हैं। जिन्होंने हमारा संविधान है उसे लिखा है
उन्होंने डिवाइड किया इस पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो इसके अंदर हमारे 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड जॉइंट लिस्ट। जो हमारा सेंट्रल लिस्ट है उसकी जो पावर, उसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उस पर काम करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारी स्टेट लिस्ट है उस पर काम करेगा हमारी स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो सेंट्रल लिस्ट के अंदर जितनी भी जो हमारे कहे तो कंटेंट है उसके जो लॉ बनाएगी वो बनाएगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो कि फिलहाल जो जैसे बीजेपी वो बनाएगी। स्टेट लिस्ट बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारे स्टेट लिस्ट जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं जैसे एजुकेशन वगैरह, नहीं वो नहीं, सॉरी एजुकेशन वगैरह नहीं, उन पे जो लॉस बनाएगा वो बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल लिस्ट जो लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगा सेंट्रल लिस्ट के अंदर रह करके, उस पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं होगा। और जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो टॉपिक्स हैं उन पर जो लॉ बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अधिकार उसका नहीं होगा। अब आती है बात जॉइंट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट। जॉइंट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इस लिस्ट में जो भी टॉपिक्स है, जो भी सब्जेक्ट्स है, उनके ऊपर लॉ बनाएंगे दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। जैसे इसके अंदर एजुकेशन है कंटेंट, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है। जैसे हमारा सीबीएसई है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, हमारे स्टेट बोर्ड्स वगैरह है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है। और जो हमारा जो ये लिस्ट है, अगर इसमें कोई भी डिस्प्यूट वगैरह होता है कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये होना चाहिए, स्टेट ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, तो डिस्प्यूट में आखिरी मान्यता होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन अ लिस्ट इन व्हिच इट फिगर्स द मैटर वुड बिकम सब्जेक्ट फॉर सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स इन द सब्जेक्ट है, सो थ्रूआउट इंडिया वी विल हैव वन ऑफ इंडिया। जो हमारा इनकम टैक्स है वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर आता है, तो क्योंकि इसका पूरा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। जो हमारा लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी है वो हमारा जॉइंट लिस्ट के अंदर आता है क्योंकि इसके अंदर दोनों का अधिकार होता है। सो फ्रेंड्स बेसिक आज हमने यहाँ तक का पढ़ा, अब इसका जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे कल। थैंक यू।